अगेन एक छोटा सा चैप्टर, छोटा सा बोले तो 2 पेज का चैप्टर है ये, पर हाँ क्वेश्चन जबरदस्त आते हैं इसमें से और इंपॉर्टेंट भी है। अभी तो ये कोई अलग चैप्टर भी नहीं है, ये आपके एक चैप्टर का एक पोर्शन है। और एक चैप्टर जो नई मॉड्यूल के अंदर लिखा गया है दैट इज ये, उसका नाम है टैक्सेशन ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन। उसमें उन्होंने वर्चुअल डिजिटल असेट और ये इक्वलाइजेशन लेवी, ये दोनों चीजें ऐड करके रखी हुई है। सो बेसिकली फ्रॉम दिस चैप्टर वी हैव टू रिफर ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी नाउ। अब ये नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन से निकाल के रेजिडेंट टैक्सेशन में उन्होंने शिफ्ट कर दिया है, बट आई टोटली डिसएग्री विद देम क्योंकि ये मेनली एप्लीकेबल है नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन के साथ, पर ठीक है। इक्वलाइजेशन लेवी एक ऐसा कंसेप्ट जो इनकम टैक्स का है ही नहीं, इनकम टैक्स एक्ट का ये कंसेप्ट ही नहीं है। ये कंसेप्ट आया चैप्टर 8 ऑफ फिनेंस एक्ट 2016। आज तक इसको इनकम टैक्स में इंक्लूड ही नहीं किया। आज भी अगर आपको इक्वलाइजेशन लेवी पढ़ना है तो आपको फिनेंस एक्ट 2016 ओपन करके पढ़ना पड़े, क्योंकि उसे इनकम टैक्स में एंट्री ही नहीं मिली। ये एक सेपरेट टॉपिक है, लाइक सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स का कोई अलग एक्ट ही नहीं है। फिनेंस एक्ट 1994 करके जो बजट आया था उसमें सर्विस टैक्स बताया, फिर वही कंटिन्यू हुआ। सर्विस टैक्स का कोई अलग एक्ट नहीं है। व्हाट इज द एक्ट नंबर ऑफ सर्विस टैक्स? सब सर्विस टैक्स ही बोलते हैं। जीएसटी होता है तो वी नो के जहां चलो 2017 कर 17 है कि 16 है, 17 है, पर सर्विस टैक्स का कोई ऐसा ईयर ही नहीं है दैट कम्स फ्रॉम फिनेंस एक्ट 1994। सिमिलरली एक अलग से कंसेप्ट बना इक्वलाइजेशन लेवी, जो इनकम टैक्स में एंट्री नहीं मिली, वो एक अलग कंसेप्ट बन गया फिनेंस एक्ट 2016। उसमें कोई अमेंडमेंट करना है तो बजट के थ्रू ही अमेंडमेंट होता है, पर कौन से एक्ट में अमेंडमेंट होगा? फिनेंस एक्ट 2016 के अंदर अमेंडमेंट होगा, क्योंकि ये चैप्टर ही वहां पे लिखा गया है। चैप्टर 8 इक्वलाइजेशन लेवी, a very similar concept like TDS but not exactly TDS। इक्वलाइजेशन लेवी हमने इसके पहले कहां पे देखा है? एक ही जगह पे देखा है, पीजीबीपी चैप्टर, कि अगर आप किसी का इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करना था पर नहीं किया तो आपका 100% एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाएगा। दैट्स इट। ये हमने पढ़ा था कि अगर किसी को पेमेंट करते वक्त इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं किया या डिडक्ट करने के बाद डिपॉजिट नहीं किया तो, अरे सॉरी, चैप्टर 7 बोलने में गलती हुई, चैप्टर 7 ऑब्वियसली। तो इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट नहीं किया या 139(1) के पहले डिपॉजिट नहीं किया तो क्या हो जाएगा? वो 100% डिसअलाउ हो जाता है आपका वो एक्सपेंस। इक्वलाइजेशन लेवी आया क्यों? क्योंकि हमें नहीं लाना था, यूएन ने हमें कंपल्शन एक डाला कि आपको इक्वलाइजेशन लेवी जैसा कंसेप्ट लाना पड़ेगा। ये कंसेप्ट भी, नाम भी हमारा नहीं है, अगेन यूएसए की सिस्टम से उठाया हुआ नाम है और उसी का कंसेप्ट भी हमने उठा लिया, पर बहुत ही जरूरी कंसेप्ट है। ओके, डीटीडब्ल्यू या इनकम टैक्स फॉलो क्या करने का? विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। विच एवर इज मोर बेनिफिशियल के केस में डीटीडब्ल्यू जनरली प्रिवेल करता है। और उसमें परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट देखना है कि बिजनेस कनेक्शन? परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। अब जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप जैसा, मेटा कंपनी पकड़ ले हम लोग, जरूरी नहीं है कि उनकी कोई ऑफिस इंडिया में है। दे डोंट हैव एनी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। तो वो लोग इंडिया से जो भी कमाएंगे हम लोग तो उनपे कभी टैक्स ले ही नहीं पाएंगे। और अगर हम लोग उनसे कभी टैक्स ले ही नहीं पाएंगे तो उनको तो मजे हो गए। अपने आप को किसी ऐसी कंट्री में सेट करो जिसका इंडिया के साथ डीटीडब्ल्यू है पर वहां पे टैक्सेशन नहीं है, और इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ओपन ही मत करो ताकि आपकी कोई इनकम इंडिया में टैक्सेबल डीटीडब्ल्यू के हिसाब से होगी नहीं। आपने डीटीडब्ल्यू के भी लूपहोल्स निकालना शुरू कर दिए। अब डीटीडब्ल्यू के भी जब लूपहोल निकलते हैं तो आता है एक्शन प्लान, एक्शन प्लान ऑफ ओईसीडी मॉडल, जो बोलता है डीटीडब्ल्यू में भी आप लोग तो ट्रीटी शॉपिंग करते हो। ट्रीटी शॉपिंग का मतलब ही होता है ट्रीटी के लूपहोल्स निकालना। एक्ट के लूपहोल निकालोगे तो गार आता है, ट्रीटी के लूपहोल्स निकालोगे तो ओईसीडी के एक्शन प्लान्स आते हैं। पर ओईसीडी के एक्शन प्लान है ना, कंट्रीज के लिए बनते हैं। ओईसीडी यूएन का एक मॉडल है, ऑर्गेनाइजेशन है। उसने ढेर सारी बातें बोली कि भाई देखो, ट्रीटी में इतनी इतनी जगह पे लोग ट्रीटी का फायदा उठा सकते हैं, इसको रिमूव करने के लिए आप लोग है ना अपने एक्ट में इतने इतने चेंजेस कर दो। पर अब इतने इतने चेंजेस करने में प्रॉब्लम यह है कि हमें हमें ये ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को इंडिया में टैक्सेबल करना है। ये जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स है उन्हें इंडिया में टैक्सेबल करना है, जिनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, और इसीलिए डीटीडब्ल्यू के हिसाब से उन लोगों पे टैक्स लगा सकते नहीं है, पर उन्हें टैक्स को लगाना है हमें। और इसके लिए हमने कंसेप्ट ला दिया इक्वलाइजेशन लेवी।
तो इनकम टैक्स में ये प्रोविजन हमने एंटर नहीं किए। इनकम टैक्स में प्रोविजन डाल देते तो भी वो लोग क्या बोल देते, DTAA और इनकम टैक्स विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। तो फाइनली हम कंसेप्ट लाते तो भी उन्हें एप्लीकेबल नहीं होता, और इसीलिए हमने ये चैप्टर इनकम टैक्स में ऐड नहीं किया, क्योंकि ऐड करते तो भी कौन प्रिवेल करता, DTAA, और DTAA सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट को प्रिवेल करता है, आपके दूसरे एक्ट को प्रिवेल नहीं करता। और इसीलिए उन्होंने ये कंसेप्ट आज तक इनकम टैक्स एक्ट में एंटर नहीं करने दिया, फिनांस एक्ट 2016 में ही रखा, क्योंकि हमें DTAA होने के साथ साथ ये भी अप्लाई करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक के ये क्यों हमने इनकम टैक्स में आज तक एंटर नहीं किया, यस और नो पीपल? क्योंकि ये जब तभी अप्लाई होता है जब आपका पीई इंडिया में नहीं है। ई कॉमर्स ऑपरेटर एक ऐसा चैलेंज है कि जिसको टैक्स कहां पे लगाना है किसी को पता ही नहीं है। सर्वर कहीं और हो सकता है, प्रोवाइडर ऑफ सर्विस कहीं और हो सकता है, सर्विस रिसिपिएंट कोई और हो सकता है। अच्छा, सर्विस रिसिपिएंट किसी एक कंट्री में, पर वो सर्विस ऑनलाइन यूटिलाइज कर रहा है बाय यूजिंग आईपीए लोकेटेड इन एनी अदर कंट्री। अब ये सारे केस में मुझे टैक्स कौन सी कंट्री में देने का ये किसी को नहीं पता है। इक्वलाइजेशन लेवी इसका कुछ सॉल्यूशन लाता है। टैक्स चैलेंजेस विथ ई कॉमर्स बिजनेस। पहला, डिफिकल्टी इन एस्टैब्लिशिंग द नेक्सस बिटवीन टैक्सेबल ट्रांजैक्शन विथ जुरिडिक्शन, कि भाई ट्रांजैक्शन कहीं और हो रहा है, टैक्सेबिलिटी कहीं और हो रही है, आपको ये पहले तो कंबाइन करना पड़ेगा कि जहां से इनकम होती वहां पे ही टैक्सेबल होना चाहिए, चाहे भले पीई नहीं है तो भी। और दूसरा, डिफिकल्टी इन लोकेटिंग ट्रांजैक्शन फॉर इनकम टैक्स पर्पस। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स, G20 OECD BEPS एक्शन प्लान, BEPS बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, उसकी कमिटी ने 2015 में एक्शन प्लान 1, सबसे पहला एक्शन प्लान ही इनके लिए बताया, ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए। और ये एक्शन प्लान भी हम लोग पढ़ने वाले कि उन्होंने क्या क्या बताया, प्रॉब्लम क्या थी और क्या सॉल्यूशन दिया। 3 चीजों का सॉल्यूशन दिया कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस करके एक न्यू रूल बनाओ। हमने सेक्शन 9 पढ़ा, बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, वहां पे एक लाइन पड़ी थी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर अगर 2 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन आपकी कंट्री में करता है या 3 लाख से ज्यादा यूजर आपकी कंट्री में है, तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर का सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में हो जाएगा। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस एक्शन प्लान, यूएन ने बोला, इसलिए हमने वो चीज की, हमने वो डेफिनेशन अमेंड किया। तो इसके लिए हमने क्या किया, सेक्शन 9 में बिजनेस कनेक्शन जो है उसको अमेंड किया और सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस करके कंसेप्ट लेके आए फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर, जहां पे हमने बोला कि कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर, देखो ई कॉमर्स ऑपरेटर कैन बी एनी पर्सन हु इज डिजिटली सेलिंग समथिंग विच इज नॉट हिज ओन गुड्स, ही इज सेलिंग समबडी एल्स का गुड्स, समबडी एल्स की सर्विस, वो एक प्लेटफॉर्म है। अगर इसका इंडिया से 3 लाख से ज्यादा के यूजर्स है तो हाँ, उसका प्रेजेंस इंडिया में है, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में है। या तो यूजर्स 2 या 3 ही है पर टोटल ट्रांजैक्शन कितने हो रहे हैं, 2 करोड़ या उससे ज्यादा के ड्यूरिंग द ईयर, तो भी उसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में है। दूसरा, विथहोल्डिंग ऑफ टैक्स फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन, और इसीलिए हमने लाया सेक्शन 194O, when e-commerce operator paying something to e-commerce participant, TDS to be deducted under section 194O. That was also because of this action plan number 1. एंड फाइनली हम लोग लेके आए इक्वलाइजेशन लेवी, नाम भी जो बीईपीएस ने सजेस्ट किया, इक्वलाइजेशन लेवी, जहां पे हम सीधा उनका कोई टैक्स डिडक्ट करवा देते हैं या तो उनसे टैक्स पे करवाते हैं। फिनांस एक्ट 2016 का ये सेक्शन है, तो जो सेक्शन नंबर्स यहां पे लिखे हैं वो सेक्शन नंबर्स इनकम टैक्स एक्ट के हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स में तो ये कंसेप्ट ही नहीं है। इक्वलाइजेशन लेवी के ये सेक्शन कहां पे दिए गए हैं, फिनांस एक्ट 2016। अब देखो, एक ब्रॉड टर्म्स पहले मैं डिस्कस कर लूं। 2 तरीके की इक्वलाइजेशन लेवी है, पहले एक थी, अब अमेंडमेंट आके 2 हो गई है। सेक्शन 165, सेक्शन 165A, क्या बोल रहा हूं, 165 एंड 165A। 165 वर्क्स लाइक TDS, कि जहां पे जो पेयर होता है उसे इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करके पेमेंट करना है। 165A इज द नॉर्मल टैक्स पेमेंट बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये कोई TDS नहीं है, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर को खुद से ये पैसा भर देना है, गवर्नमेंट को खुद ही का पैसा खुद ही को भर देना है। तो ये नॉर्मल इनकम टैक्स जैसा है और ये TDS जैसा है। 2 सेक्शन है इक्वलाइजेशन लेवी के, एक 165, एक 165A। अब
सबसे पुराना और सबसे पहले का, ये जब मेरी एग्जाम थी तब नया कंसेप्ट आया था उस वक्त, सेक्शन 165। सेक्शन 165 के पहले आता है सेक्शन 164। इक्वलाइजेशन लेवी मींस टैक्स लेविड ऑन अ कंसिडरेशन फॉर स्पेसिफाइड सर्विस और फॉर ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विस। दो चीजों पे इक्वलाइजेशन लेवी मेनली अप्लाई होता है। सबसे पहला स्पेसिफाइड सर्विस, लाइक ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट की सर्विस जो बहुत सारी वेबसाइट प्रोवाइड करती है, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विस। और दूसरा ई कॉमर्स सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज। आप ई कॉमर्स सप्लाई कर रहे हो इंडिया में किसी चीजों का, तो उस पे भी यू आर ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो उस पे भी आपको ये लेवी भरनी पड़ेगी। सेक्शन 165 जो आज हम लोगों को पढ़ना है, और रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट हैविंग पीई इन इंडिया। ओके, फॉर एग्जाम्पल आज फेसबुक की मैं बात करूं, फेसबुक को मैंने पैसे दिए। क्यों मैंने पैसे दिए? मेरी बिजनेस की कुछ एडवर्टीजमेंट के लिए। इंस्टाग्राम को मैंने अपनी रील को प्रमोट करने के लिए कुछ पैसे दिए। अब ये जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, दैट इज मेटा कंपनी। ये मेटा कंपनी का कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, पर इट इज प्रोवाइडिंग मी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज। अगर मैं अपने पर्सनल पर्पस के लिए ये पैसे दे रहा हूं तो दैट इज क्वाइट ओके, दिस सेक्शन इज नॉट कवर्ड। पर अगर मैं अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए पैसे दे रहा हूं इंस्टाग्राम को, तो इंस्टाग्राम को ये सर्विस प्रोवाइड करने का जो मैं पैसा दे रहा हूं, मुझे इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करके पैसा देना पड़े। आई डोंट हैव टू डिडक्ट टीडीएस, व्हाट आई हैव टू डिडक्ट इक्वलाइजेशन लेवी। अच्छा, टीडीएस क्यों डिडक्ट नहीं करना है? क्योंकि टीडीएस अप्लाई नहीं होता। टीडीएस क्यों अप्लाई नहीं होता? क्योंकि उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। उसकी इनकम इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से टैक्सेबल क्यों नहीं है? क्योंकि उसका कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, और डीटीडब्ल्यू बोलता है पीई इंडिया में नहीं है तो इनकम टैक्सेबल भी इंडिया में हो सकती नहीं। और इसीलिए मैं टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकता। टीडीएस डिडक्ट नहीं करूंगा तो कुछ तो डिडक्ट करना पड़े। क्या डिडक्ट करने का? इक्वलाइजेशन लेवी। और इसीलिए ये इस एक्ट के बाहर का हिस्सा हो गया है। किसको पेमेंट? अब पेमेंट कौन कर रहा है? आइदर अ रेजिडेंट या तो नॉन रेजिडेंट। पर पेमेंट कौन कर रहा है? एक ऐसा नॉन रेजिडेंट जिसका इंडिया में कोई पीई है, हैविंग पीई इन इंडिया। किसको पेमेंट कर रहे हो? पेइंग कंसिडरेशन फॉर स्पेसिफाइड सर्विस टू अ नॉन रेजिडेंट नॉट हैविंग पीई इन इंडिया। आप पेमेंट किसको कर रहे हो? किसी ऐसे नॉन रेजिडेंट का जिसका इंडिया में पीई नहीं है। क्योंकि अगर उसका इंडिया में पीई होता तो मैं इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करता कि टीडीएस? टीडीएस। तो चलो, अगर एक रेजिडेंट किसको पेमेंट करेगा? नॉन रेजिडेंट को जिसका इंडिया में पीई नहीं है। या तो दूसरा कौन पेमेंट करेगा? नॉन रेजिडेंट जिसका इंडिया में पीई है। किसको पेमेंट करेगा? नॉन रेजिडेंट जिसका इंडिया में पीई नहीं है। तो जाके सेक्शन 165 का इक्वलाइजेशन लेवी पिक्चर में आता है। अच्छा, पर कौन सी सर्विस के लिए पेमेंट कर रहे हो? स्पेसिफाइड सर्विस। स्पेसिफाइड सर्विस का मतलब क्या? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट, डिजिटल एडवर्टीजमेंट स्पेस और एनी सर्विस फॉर सच एडवर्टीजमेंट। इन शॉर्ट, पूरा डिजिटल एडवर्टीजमेंट का ये जो कैंपेन वगैरह लोग चलाते हैं, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करवाते हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारी चीजें वायरल होती है जिसके लिए आपको पैसा देना पड़ता है इस एजेंसीज को। ये ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करने के लिए जो पैसा देते हो, दैट कंसिडरेशन इज कवर्ड ओवर हियर। हर कोई कंसिडरेशन नहीं, सिर्फ बस ये एक। कितने का पेमेंट कर रहे हो ड्यूरिंग द ईयर? 1 लाख से ज्यादा का, मोर देन 1 लाख इन द प्रीवियस ईयर। और सर्विस होनी चाहिए विथ रिगार्ड्स टू योर बिजनेस या प्रोफेशन। पर्सनल कोई रील्स वगैरह वायरल करने के लिए पैसा दूं, दैट इज नॉट कवर्ड ओवर हियर। इट शुड बी रिलेटेड टू बिजनेस या तो प्रोफेशन। कितना इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करना है? 6%, जिनका उनको जिंदगी में कभी रिफंड नहीं मिलने वाला। यानी एक चीज समझ लो, आप उन लोगों का 6% टैक्स गवर्नमेंट को भर रहे हो, और बस उनका 6% टैक्स उनको गवर्नमेंट को भरना भी था, तो आप वो 6% डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करो। व्हाट इफ यू आर नॉट डिडक्टिंग इक्वलाइजेशन लेवी? आपका 100% एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डिसअलाउ। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए जो रेजिडेंट है, पेइंग टू मेटा। मेटा अज्यूम करते हैं एक ऐसा नॉन रेजिडेंट कंपनी है जिसका कोई पीई इंडिया में नहीं है। कितना पे कर रहे हो? 3 लाख फॉर एडवर्टीजमेंट। कैन आई से रेजिडेंट पे कर रहा है। किसको पेमेंट कर रहा है वो? नॉन रेजिडेंट नॉट हैविंग परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। किसके लिए पेमेंट कर रहे हो? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। कितना रुपया कर रहे हो? 1 लाख से ज्यादा। और किसके लिए कर रहे हो? ऑब्वियसली कुछ बोला नहीं है, तो वी हैव टू अज्यूम बिजनेस प्रोफेशन की ही एडवर्टीजमेंट होगी। तो इक्वलाइजेशन लेवी एप्लीकेबल है कितना? 3 लाख का 6%। कितना इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करोगे? 18,000।
18,000 का इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करने का है। व्हाट अबाउट सरचार्ज एंड सेस? सरचार्ज और सेस किसका हिस्सा है? इनकम टैक्स एक्ट का, जबकि इक्वलाइजेशन लेवी किसका हिस्सा है? फाइनेंस एक्ट का। तो मुझे बताओ, इक्वलाइजेशन लेवी का कंसेप्ट इनकम टैक्स एक्ट में अभी तक हमने इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? आज तक ये रीजन ना तो मॉड्यूल ने कहीं पे दिया है, ना तो एक्ट ने दिया है, बट दिस इज द ट्रू लॉजिक। क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर हम इसे ऐड कर देते तो डीटीडब्ल्यू वुड हैव प्रिवेल्ड, एंड डीटीडब्ल्यू बोलता है पी नहीं है तो आपकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी नहीं, जबकि हमें टैक्स लगाना था। और इसीलिए इस कंसेप्ट को कहां पे रखा हमने? इनकम टैक्स एक्ट के बाहर रखा। और यहां पे भी हम उन्हीं लोगों को टैक्स लगाते हैं जिनका इंडिया में पीई नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया में पीई है तो आप इनकम टैक्स में ही कवर हो जाओगे और आपका टीडीएस डिडक्ट होगा, इक्वलाइजेशन लेवी की जरूरत पड़ेगी नहीं। सबसे पहला इक्वलाइजेशन लेवी 165 कौन डिडक्ट करेगा? रेजिडेंट या तो नॉन रेजिडेंट हैविंग परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। किसको पेमेंट कर रहे हो? नॉन रेजिडेंट नॉट हैविंग परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। किसके लिए? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट। कितना? 1 लाख से ज्यादा। किसके लिए? बिजनेस या प्रोफेशन। कितना इक्वलाइजेशन लेवी? 6%। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, पर दूसरा इक्वलाइजेशन लेवी जो है वो थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अमेंडमेंट है 2 साल पहले का। वो हम लोग कल करने वाले हैं, वो आज नहीं करवा रहा हूं। टुमारो विल एंड अप विद दिस चैप्टर, विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर। थैंक यू सो मच गाइज, विल सी यू टुमारो, बाय बाय।